कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 सेक्शन 3, 4, 5 देखेंगे। पहले 3 और 4 ना शॉर्ट में ध्यान रखना कि प्रोहिबिशन की बात करते हैं। 3 में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट किया गया है और सेक्शन 4 में अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को प्रोहिबिट किया गया है। सेक्शन 5 में हम रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 3 को देखते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। एज द नेम सजेस्ट यार, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, जो कॉम्पिटिशन के एंटी हो, कॉम्पिटिशन के खिलाफ हो, कॉम्पिटिशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, वो एग्रीमेंट्स, ठीक है। और सुन के ही समझ में आ रहा है कि ऐसे एग्रीमेंट्स को तो अलाउ नहीं किया जाएगा, वो वॉइड होंगे। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है फर्दर कि कोई पर्सन या कोई एंटरप्राइज, उनको अलाउड नहीं है कि वो कोई ऐसा एग्रीमेंट करें इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन, कंट्रोल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के लिए कि जिसकी वजह से विच कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, ठीक है। AAE, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, ध्यान रखना। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते आप विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन, कंट्रोल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जिसकी वजह से कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट अगर कर लिया, पहली बात तो बोला है अलाउड नहीं है, कर दिया तो वो वॉइड होगा, ठीक है, होली वॉइड। नाउ तीसरा इसका एग्जाम्पल, कार्टेल इज अ फॉर्म ऑफ एंटरिंग इनटू एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, ठीक है। अब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स ना दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इन दोनों का बेस जो आपका डिफरेंशिएशन का होगा वो ये होगा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे डिफरेंट एंटरप्राइजेज एग्री करते हैं कि वो कुछ करेंगे, तो वो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स होगा। और वर्टिकल एग्रीमेंट्स में क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेट, जो एंटरप्राइजेज होती है ना वो ऑपरेट कर रही है डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन पे और फिर वो एग्रीमेंट्स करती है, तो वो वर्टिकल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स को ढंग से समझते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे अगर डिफरेंट एंटरप्राइजेज ने एग्रीमेंट कर लिया तो वो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो, ठीक है। कार्टेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिकल या सिमिलर ट्रेड ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की बात की जाती है हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स में। हमने सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बोला, तो सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे सिमिलर गुड्स या सिमिलर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है, ठीक है, आइडेंटिकल या सिमिलर। अब ए से लेके डी 4 क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज बोलता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये परचेज या सेल प्राइस को अफेक्ट करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है। बी लिमिट करता है या कंट्रोल करता है प्रोडक्शन या सप्लाई को, ठीक है। देन थर्ड इज शेयर मार्केट और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे मार्केट को शेयर करते हैं वो लोग, ठीक है। अब सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता है तो सेम मार्केट होगा, मार्केट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड सोर्स ऑफ प्रोडक्शन और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। डी पॉइंट बात करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिजल्ट करते हैं बिड रिगिंग या कल्यूसिव बिडिंग में। ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं है बिड रिगिंग और कल्यूसिव बिडिंग क्या होता है, कोई बात नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे, ओके। नाउ इट इज प्रिज्यूम्ड, अब यहाँ पे ये प्रिज्यूम्ड इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। प्रिज्यूम्ड मतलब कि अगर आपने कोई हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट किया है ना तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉज किया है, AAE कॉज किया है, इफेक्ट है, और ये डिफेंडेंट के ऊपर होगा कि वो, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो प्रूव करे कि नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो लाइट ब्लू बॉक्स है उसमें क्या पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स होते क्या हैं, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे एंटरप्राइजेज अगर एग्रीमेंट करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ऑरेंज बॉक्स में हमने पढ़ा कि एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। तो कार्टेल इज एन एग्जाम्पल, और ये किस पे इफेक्ट करते हैं, परचेज या सेल प्राइस पे इफेक्ट करते हैं, लिमिट कर देते हैं प्रोडक्शन और सप्लाई को, शेयर करते हैं मार्केट को और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिड रिगिंग या कल्यूसिव बिडिंग में ये रिजल्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें लास्टली एक डिफरेंस है प्रिज्यूम्ड का, कि यहाँ पे प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉज किया है कंपटीशन पे, डिपेंडेंट को बताना है कि नहीं भाई नहीं किया है। अब वर्टिकल एग्रीमेंट्स की हमने डेफिनेशन देखी स्काई ब्लू बॉक्स में, ठीक है। वर्टिकल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं कि जब एंटरप्राइजेस, दो या दो से ज़्यादा एंटरप्राइजेस एग्रीमेंट करते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो वो वर्टिकल एग्रीमेंट्स होते हैं। अब ऑरेंज बॉक्स में बता रखा है एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो एग्जाम्पल होते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के, जैसे कि एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट and refusal to deal, exclusive supply agreement and refusal to deal, resale price maintenance, tie-in agreements, exclusive distribution agreement। चारों के चारों समझ ही नहीं आए, हम क्या करें, तो कोई बात नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे। ये अभी समझ लो कि ये चार टाई इन एग्रीमेंट्स, रीसेल प्राइस में, देखो टाई इन एग्रीमेंट्स होता है कि आपको बोला जाए कि अगर आपको गैस कनेक्शन लेना है तो आपको गैस स्टोव भी लेना पड़ेगा हमारे यहाँ से, तो आपने टाई कर दिया, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ टाई कर दिया कि इसको लेना है तो ये भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो होते हैं ये वर्टिकल एग्रीमेंट्स में आते हैं, ठीक है। देन रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, कि आप सेलर जो है वो बायर को बोल रहे हैं कि ये तुम ले लो इस प्राइस पे, लेकिन अगर तुम इसको रीसेल करते हो तो इस प्राइस से नीचे की प्राइस पे नहीं, तो यहाँ पे रीसेल प्राइस फिक्स हो जाती है,
ठीक है, कि इतने प्राइस पे ही, ठीक है। तो ये चीज़ रीसेल प्राइस पे मेंटेनेंस होती है। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, अपन बाद में पढ़ेंगे ढंग से, ठीक है। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट एंड रिफ्यूजल टू एक्सक्लूसिव सप्लाई मतलब सप्लायर को बोल दिया जाता है कि देखो अगर तुम्हें यहाँ सप्लाई करने गुड्स तो मेरे वाले गुड्स ही सप्लाई करोगे, किसी और के नहीं, ठीक है, ठीक है। और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में क्या होता है कि आप एरिया की बात कर रहे होते हो कि इस एरिया में तो मेरे ही गुड्स सप्लाई होंगे और मेरे गुड्स इस एरिया से बाहर सप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं, अपन लेटर ढंग से पढ़ लेंगे। नाउ इट इज नॉट प्रिज्यूम्ड इन टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स में ना, प्रिज्यूम नहीं करके चलते आप कि आप जो एग्रीमेंट्स कर रहे हो वो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रही है कंपटीशन पे। यहाँ पे प्रोसिक्यूटर को प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, ये जो वर्टिकल टाइप ऑफ एग्रीमेंट को है ये कॉज कर रहा है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या डिफरेंस पढ़ा, पहले डेफिनेशंस बता देंगे, फिर एग्जांपल्स और उनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे। लास्टली इस जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स होता है उसमें प्रिज्यूम्ड होता है कि ये तो कॉज कर ही रहा है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, और वर्टिकल एग्रीमेंट्स में नॉट प्रिज्यूम्ड, यहाँ पे प्रोसिक्यूटर के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो प्रूफ करें। नाउ व्हाट इज बिड रिगिंग या कल्यूसिव बिडिंग। देखो बिडिंग हमें पता है कि सब लोग एक एक अपनी प्राइस सेट करते हैं, फिर फाइनल एक फेवरेबल प्राइस सेट होती है। तो कल्यूसिव बिडिंग या बिड रिगिंग में क्या होता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहाँ पे एंटरप्राइजेज या पर्सन्स क्या करते हैं कि वो एलिमिनेट कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं कॉम्पिटिशन को, वो बिडिंग को एलिमिनेट ही कर देते हैं, मतलब इफेक्ट ऑफ बिडिंग का एलिमिनेट कर देते हैं या फिर रिड्यूस कर देते हैं इफेक्ट ऑफ बिडिंग, ठीक है, कॉम्पिटिशन को हटा देते हैं, ठीक है। और या फिर एडवर्सली इफेक्ट करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं बिडिंग के प्रोसेस को, ठीक है, मतलब छेड़छाड़ करते हैं किसी भी तरीके से, एलिमिनेट कर सकते हैं, कंपटीशन हटा के कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं बिडिंग को, प्रोसेस को, ठीक है, या एडवर्सली कुछ इफेक्ट करने वाला कोई काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिडर्स क्या करते हैं, वो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो सब साथ काम करेंगे, दे विल वर्क टुगेदर टू कीप द बिड अमाउंट एट द प्राइस जो कि उन्होंने डिसाइड कर लिए पहले, ठीक है। यहाँ पे सारे बिडर्स हाथ मिला लेते हैं एंड दे वो क्या करते हैं, वो एक साथ काम करते हैं और बिड की एक ऐसी अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं जो कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखी थी, पहले से डिसाइड प्राइस पे ही बिड फिक्स कर लेते हैं। नाउ बिडर्स एक्ट टुगेदर टू मैनिपुलेट द बिड। यहाँ पे बिडिंग का पूरा प्रोसीजर ही खराब है ना, अगर पहले से ही आपने डिसाइड कर रखा है तो वही होगा, ठीक है। तो ये बिडिंग का जो पूरा प्रोसीजर होता है ये मैनिपुलेट हो जाता है, देयरफॉर उसकी वजह से रिजल्ट होता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में, ठीक है। इसी वजह से ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बन जाता है। अब यहाँ पे बिडिंग मेथड क्या होता है, इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट या प्राइवेट बॉडीज बिडिंग का प्रोसेस यूज करती हैं टू गेट जो बिड होती है उसको एक फेवरेबल प्राइस पे लाने के लिए फ्रॉम द मार्केट में, ठीक है। बट यहाँ पे बिडर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिडर्स साथ मिलकर चल रहे हैं और जिसकी वजह से लोएस्ट बिड जो भी उनको फेवरेबल रखती है वो लोएस्ट बिड फिक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ बिड होती है वो गिर जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। द मेन गोल ऑफ द बिडर, यहाँ पे बिडर का जो गोल होता है वो ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर टेंडर को हासिल कर ले, टू गेट द सेलेक्टेड पर्टिकुलर टेंडर विच ही फुलफिल्स बाय डिक्रीजिंग हिज प्राइस ऑफ द बिड, ठीक है, लोएस्ट प्राइस पे उसको उसकी बिड मिल जाए, ठीक है। ये बिडिंग कल्यूसिव बिडिंग या बिड रिगिंग होती है। बिड रिगिंग नाम से सुन के समझ में आ रहा है बिड को आपने रिग कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है। या फिर कल्यूसिव बिडिंग, साथ मिलकर आपने एक बिडिंग कर दिया, अब उससे ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक है। नाउ इसके एग्जाम्पल्स एक दो देख लो कि अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया है टू सबमिट आइडेंटिकल बिड, सबने डिसाइड कर लिया कि एक ही आइडेंटिकल बिड पे रहेंगे अपन, तो फिर वही पे फिक्स हो जाएगी। एग्रीमेंट्स जहाँ पे आपने लोएस्ट बिड करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है, टू सबमिट द लोएस्ट बिड, वो भी एक एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हो गया। देन अगर आपने ना कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है कि आप आउटसाइडर्स को स्क्वीज आउट कर दोगे, तो वो भी एक एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हो गया। इसी तरीके से बाकी सारे हैं कि कॉमन नॉर्म्स टू कैलकुलेट प्राइजेज और टर्म्स ऑफ बिड, वो आपने उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। नाउ व्हाट आर अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जो टर्म्स ऑफ हमने पढ़ी थी वर्टिकल एग्रीमेंट्स में, उनका क्या मतलब था। टाई इन एग्रीमेंट, इसका एग्जाम्पल जो लास्ट सेकंड लाइन में हमने बताया वो ये, इससे आपको बेटर डेफिनेशन समझ में आएगी कि अगर एक कंज्यूमर गैस कनेक्शन लेना चाहता है डोमेस्टिक गैस कुकिंग का, तो वहाँ पे उसको ये बोला जा रहा है कि आपको ये लेने के लिए साथ में परचेज करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा एक गैस स्टोव, ठीक है, एज अ कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट। तो ये टाइप ऑफ एग्रीमेंट टाइन एग्रीमेंट होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट जहाँ पे एक एग्रीमेंट हो रहा है जो कि स्टेट करता है कि एक पर्सन अगर एक प्रोडक्ट ए लेना चाहता है तो उस इसी शर्त पे उसे वो प्रोडक्ट ए मिलेगा कि वो प्रोडक्ट बी भी लेगा, ठीक है। ये टाइन एग्रीमेंट हो गया। नाउ एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट में क्या होता है, आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो एक पर्सन को, जो परचेजर या फ्रेंचाइजी होता है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हो फ्रॉम सेलिंग फ्रॉम अनदर सप्लायर ऑफ द सेम काइंड, कि आप सेम काइंड के दूसरे सप्लायर से प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो होता है वो बोलता है रिटेलर या होलसेलर को कि
अगर उन्हें प्रोडक्ट सेल करने हैं तो वो मेरे ही मतलब वो उसी के प्रोडक्ट्स उसी मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स सेल करेगा, ठीक है, नॉट हिज कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा। तो सप्लायर को आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो यहाँ पे। इट इज़ एन एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, आप एक्सक्लूसिवली मेरे ही गुड सप्लाई करोगे। मैन्युफैक्चरर ये बोल देता है रिटेलर या होलसेलर को, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ऐसी कंडीशन पुट कर देता है कि सेलर इसके मेरे अलावा, जो मैन्युफैक्चरर है उसके अलावा किसी और के गुड्स, कॉम्पिटिटर्स के गुड्स सेल नहीं करता, और अगर वो ऐसा करता है तो वो उसको अपने गुड्स सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जो कि लिमिट या रिस्ट्रिक्ट करता है या विथहोल्ड करता है सप्लाई ऑफ गुड्स, और एन अरेंजमेंट जहाँ पे आप एलोकेट करते हो, एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लेते हो आप, ठीक है, एलोकेट्स अ पर्टिकुलर एरिया फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, कि इस पर्टिकुलर एरिया में ही मेरे गुड्स जाएंगे, इज एन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। इन दिस एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो बोलता है सेलर को कि प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया, मेरे प्रोडक्ट्स इसी पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे, नॉट बियॉन्ड दैट, तो वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट इज रिफ्यूजल टू डील। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है ये जहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट करते हो डीलर को, टू होम द गुड्स आर सोल्ड, जिसको गुड्स बेच रहे हो उस डीलर को आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि सोल्ड फ्रॉम और गुड्स आर बॉट, जिसको सेल कर रहे हो, जिससे ले रहे हो, ठीक है, उस डीलर को आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, ऐसा एग्रीमेंट है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिंग द पर्सन टू हुम द गुड्स आर सोल्ड, फॉर एग्जाम्पल इन एन एग्रीमेंट, यहाँ पे फ्रेंचाइजी डिसाइड करती है दैट दे विल नॉट डील इन प्रोडक्ट्स और गुड्स ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है। एक फ्रेंचाइजी डिसाइड करती है कि वो इस टाइप के गुड्स में डील ही नहीं करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 साल तक एक सर्टेन डिटरमाइन कर लेते हो, एक एग्रीमेंट कर लेते हो कि इस पर्टिकुलर 5 एरिया जो किलोमीटर्स का रेडियस है, ठीक है, फ्रॉम दिस शोरूम, ठीक है, ये 3 साल तक इस शोरूम के आसपास 5 किलोमीटर तक के एरिया में अपन डील नहीं करेंगे। तो ये होता है रिफ्यूज़ल टू डील, एक पर्टिकुलर एरिया में आप डील करने से मना कर देते हो, ठीक है। शॉर्ट में रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, इट इज़ एन एग्रीमेंट जहाँ पे सेलर बोलता है बायर को, सेलर या बायर बोलता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये एग्रीमेंट होता है सेलर और बायर के बीच में, सॉरी, जहाँ पे सेलर डिसाइड करता है किस प्राइस पे प्रोडक्ट सोल्ड होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस, किस प्राइस पे रीसेल की जो स्टिपुलेटेड प्राइस होती है वो सेलर पहले ही बता देता है। तो बायर कैन नॉट सेल उससे नीचे की प्राइस में आप अपना बायर है ना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, रीसेल अगर करता है तो। एनी कंडीशन स्टेटिंग दैट द डीलर वुड शुड नॉट सेल बियॉन्ड, सॉरी, बिलो द एग्रीड प्राइस इज अ रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, कि अगर रीसेल कर रहे हो इस प्रोडक्ट की तो इससे नीचे की वैल्यू पे नहीं करोगे, ये रीसेल प्राइस मेंटेनेंस होता है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस इज एन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, ठीक है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि however it is kept in mind कि जो person है ना, it has to be kept in mind कि जो person's right to stop any infringement of his product is not restricted under this section। मतलब आप ये रीसेल प्राइस मेंटेनेंस के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके कुछ राइट्स आपके प्रोडक्ट पे होते हैं और आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, वो अगर इन्फ्रिंज होते हैं तो आप वो उनके लिए आप रेमेडी सीख कर सकते हो, वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है सेक्शन में, ठीक है। और वो रेमेडी आप बाकी इन एक्ट्स में ले सकते हो, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट्स एक्ट, डिजाइन एक्ट, जोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट, ठीक है, सेमीकंडक्टर इंडिकेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन एक्ट, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, ठीक है। लास्टली ये बात बोली गई है कि जो एक्सपोर्ट बिजनेस होते हैं ना, जहाँ पे पर्सन एक्सपोर्ट करता है कुछ गुड्स को फ्रॉम आउट मतलब इंडिया के बाहर, ठीक है, तो वो वाले एग्रीमेंट्स जो होते हैं, वो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है इसका अंडर दिस एक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज एन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, हमने शॉर्ट में क्या पढ़ा अभी तक, हम वापस देख लेते हैं कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एज द नेम सजेस्ट कि अगर आपने कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट कोई एग्रीमेंट किया है तो वो अलाउड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई, एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन वगैरह वगैरह हमने पढ़ा तो था, थोड़ा सा स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से, बट ठीक है, सप्लाई, एक्विजिशन और ये सॉरी, ठीक है, कंट्रोल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन, कंट्रोल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के अफेक्ट करने वाला कोई अगर एग्रीमेंट किया है जो कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉज करे कंपटीशन पे, तो वो नहीं कर सकते हो, नो पर्सन इज अलाउड, नो एंटरप्राइज इज अलाउड। वॉइड होगा, होली वॉइड होगा अगर आपने कर दिया तो। कार्टेल एग्जाम्पल है, 2 टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डेफिनेशंस बता देना, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हॉरिजॉन्टल, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तो वर्टिकल, फिर उनके एग्जाम्पल्स बता देना कौन कौन से टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आते हैं उसके अंदर। फिर जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें प्रिज्यूम्ड होता है कि ये तो कॉज कर ही रहा है एडवर्स एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, वहीं पे वर्टिकल एग्रीमेंट्स में बता देना कि नहीं, इसमें नॉट प्रिज्यूम्ड होता है, प्रोसिक्यूटर को प्रूव करना पड़ता है। बिड रिगिंग और कल्यूसिव बिडिंग क्या होती है,
वो बता देना कि बिड रिगिंग के प्रोसेस को आपने मैनिपुलेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया कंपटीशन को, ठीक है, आपने इफेक्ट ऑफ बिडिंग को बिल्कुल जीरो कर दिया, नलिफाई कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे बिडर्स साथ में आते हैं और एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, लोएस्ट बिड पे अपना टेंडर लेके, ठीक है, लोएस्ट बिड सेट करने की कोशिश करते हैं बेसिकली यहाँ पे फेवरेबल प्राइस पे, जिसकी वजह से बिड की क्वालिटी गिर जाती है, ठीक है। और ये इस वजह से एंटी जो क्या बोलते हैं एडवर्स एप्रिशिएबल इफेक्ट कॉज करता है। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडीज बिडिंग का प्रोसीजर इसलिए करवाती हैं ताकि फेवरेबल प्राइस आप मार्केट से डिसाइड करवा के फिक्स कर सको, बट यहाँ पे बिडर साथ में आते हैं और लोएस्ट बिड फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स होते हैं कि हम सबमिट करेंगे आइडेंटिकल बिड्स, या फिर हम सबमिट करेंगे लोएस्ट बिड, ठीक है, या फिर ऐसा कि हम कुछ ऐसी बिड्स के ऐसा एग्रीमेंट कर लेंगे जिसकी वजह से आउटसाइड बिडर्स जो है उनको निकाल ही देंगे, ठीक है, या फिर ऐसा बिडिंग का एग्रीमेंट कर लेंगे कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट बिड ही नहीं करेंगे, ठीक है, सबमिशन ऑफ कवर विड्स, ठीक है, ऐसे। नाउ क्या क्या टाई इन एग्रीमेंट्स, वर्टिकल एग्रीमेंट्स में क्या पड़ा, टाई इन एग्रीमेंट्स, तो एक के साथ दूसरा प्रोडक्ट लोगे, टाई इन कर दिया है, तो वो भाई वो एक तरीके से वर्टिकल एग्रीमेंट्स होता है, ठीक है। देन एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव मतलब सप्लायर को जो आपने बोल दिया है कि अगर आपको सप्लाई करना है तो मेरे ही गुड सप्लाई करोगे, किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के नहीं करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में क्या होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एरिया सेलेक्ट कर देते हो कि इस एरिया में मेरे ही गुड्स जाएंगे, इस एरिया से बाहर नहीं जाएंगे मेरे गुड्स, ठीक है, मतलब एक एरिया में ही जाएंगे मेरे गुड्स, उसके बाहर नहीं जाएंगे। रिफ्यूज़ल टू डील में होता है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए मना कर देते हो कि मैं इस एरिया में डील ही नहीं करूँगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लिया तो। रिस्ट्रिक्टिंग द पर्सन टू हुम द गुड्स आर सोल्ड, ठीक है। देन रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, कि आप सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि अगर आप मेरा प्रोडक्ट, सेलर बोलता है बायर को कि अगर आप मेरा प्रोडक्ट रीसेल करोगे तो इस प्राइस से नीचे नहीं करोगे, अगर ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई रीसेल प्राइस जो है वो मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर उसके नीचे उसके अलावा, ठीक है, ये चीज़ तो रीसेल प्राइस एग्रीमेंट में आती है, इसके अलावा भी कुछ राइट्स होते हैं जो कि एक सेलर के पास होते हैं उसके प्रोडक्ट के ऊपर, वो उनके इन्फ्रिंजमेंट पे सीख कर सकता है रेमेडी, जो कि इस सेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इन फलाना सेक्शन एक्ट्स में वो बता रखे हैं रेमेडीज़, अगर आप सीख करना चाहो तो, ठीक है। एक्सपोर्ट जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, एक्सपोर्ट बिजनेस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्रॉम इंडिया, जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं गुड्स, वो एग्रीमेंट्स इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया सेक्शन 3। नाउ व्हाट इज एन एग्रीमेंट, क्या कब बोला जाएगा कि ये एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कॉम्पिटिशन पे, ठीक है। तो फॉर डिटरमाइनिंग वेदर, अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डिटरमाइन करेगी ना कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन पे, तो वो डिसाइड करने के लिए वो ये 6 चीज़ें देखेगी। पहली कि क्रिएशन ऑफ बैरियर, आप नए एंट्रेंस को आने से बैरियर क्रिएट कर रहे हो क्या, आपका जो एग्रीमेंट है उसकी वजह से नए जो एंट्रेंस आएंगे उनको बैरियर क्रिएट हो रहा है क्या, अगर हाँ तो ये है एक एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉज करने वाला एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा, ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट, न्यू एंट्रेंस को रोक रहे हो या एग्जिस्टिंग जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आउट कर रहे हो, ठीक है, तो भी ये होगा AAEC, ठीक है। देन फोरक्लोजर ऑफ कंप्लीशन बाय हिंडरिंग एंट्री ऑफ द, आप क्या करो कंपटीशन को फोरक्लोज कर रहे हो बाय हिंडरिंग द एंट्री, नई एंट्रीज नहीं होंगी तो फोरक्लोजर हो जाएगा कंपटीशन का, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्रूअल ऑफ बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, ठीक है, जो बेनिफिट्स हैं कंज्यूमर के वो एक्रू होते जा रहे हैं, उनको मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। देन इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, आप जो कर रहे हो उससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ टेक्निकल, साइंटिफिक और एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, दैट्स इट। सेक्शन 4 अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। यहाँ पे क्या है, सिंपल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डोमिनेंट पोजीशन को आप यूज़, अगर आपकी डोमिनेंट पोजीशन है ना तो आप इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते कि वो अब्यूज़ कर रहे हो आप अपनी पावर का, ठीक है। तो अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या, वो पोजीशन होती है जहाँ पे आप टॉप पे होते हो और आपके पास स्ट्रेंथ होती है मार्केट में, ठीक है। तो प्रोहिबिशन होता है कि अगर आपके पास डोमिनेंट पोजीशन है तो आप अब्यूज़ ना करो उस पोजीशन को, विच मीन्स कि दैट अ ग्रुप इज़ रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम अब्यूजिंग इट्स पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, उसके पास स्ट्रेंथ की पोजीशन है, वो डोमिनेंट पोजीशन है, तो वो उसको अब्यूज़ ना करे, उसके लिए उसको रोका जाता है, सेक्शन 4 के अंडर प्रोहिबिट किया गया है। अ ग्रुप इज सेड टू बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन जब फर्स्ट इट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है दैट कैन नॉट, जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स है ना बेसिकली वो अफेक्ट कर ही नहीं सकते उसको,
तब हम बोलेंगे कि वो उसके पास वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करे, दूसरे उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो ये एक डोमिनेंट पोजीशन होगी। इट कैन, सेकंड पॉइंट बात कर रहे हैं, इट कैन अफेक्ट द कंज्यूमर्स और इट्स कॉम्पिटिटर्स और अ रेलेवेंट मार्केट इन इट्स ओन फेवर। वो जो कर रहा है ना उसकी वजह से वो अपने फेवर में कर सकता है सारे काम, वो इतनी स्ट्रेंथ वाली पोजीशन पे है, ठीक है। तो इट अफेक्ट्स द कंज्यूमर और इट्स कॉम्पिटिटर्स और अ रेलेवेंट मार्केट इन इट्स ओन फेवर, ठीक है। उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे उसने कंज्यूमर्स को, कॉम्पिटिटर्स को या रेलेवेंट मार्केट को अपने फेवर में कर लिया है, ठीक है, तो वो एक डोमिनेंट पोजीशन में है, ठीक है। उसके पास इतनी ताकत है बेसिकली कि वो कुछ भी करे, दूसरे कुछ नहीं कर सकते उसका। और दूसरी चीज़, वो अपने फेवर में कर सकता है अपने रेलेवेंट मार्केट को, कॉम्पिटिटर्स को और कंज्यूमर्स को, ठीक है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। आपके पास अगर डोमिनेंट पोजीशन है तो वो कब बोला जाएगा कि आपने अब्यूज़ कर दिया उसका, जब आपने कोई इम्पोज कर दिया है कोई अनफेयर कंडीशंस ऑन प्राइस, ठीक है। कंडीशन, कोई अनफेयर कंडीशन या प्राइस आपने फिक्स कर दिया है, इम्पोज कर दिए हैं, या प्रेडेटरी प्राइस कर दी है, ठीक है, या लिमिट कर दिया है प्रोडक्शन या मार्केट और टेक्निकल डेवलपमेंट को, क्रिएट कर दिया है बैरियर्स टू एंट्री, अप्लाई डिसिमिलर कंडीशंस और टू सिमिलर ट्रांजेक्शंस, डिनाइंग मार्केट एक्सेस एंड यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन इन वन मार्केट टू गेन एडवांटेज इन अनदर मार्केट। तो डोमिनेंस क्या होता है, रेफर करता है कि आपके पास एक स्ट्रेंथ की पोजीशन है जिसकी वजह से जो एंटरप्राइज है उसके पास एनेबल वो है कि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को हटाकर, इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस वो ऑपरेट कर सकता है एंटरप्राइज, ठीक है। और टू अफेक्ट इट्स कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर्स और द मार्केट इन इट्स फेवर, वो ऐसे एक्ट कर सकता है कि जो कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर्स या मार्केट है, रेलेवेंट मार्केट, वो उसको अपने फेवर में कर सकता है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कब होता है, इम्पीड्स फेयर कंपटीशन, अगर आपने अब्यूज़ कर दिया तो उससे फेयरनेस जो होगी कंपटीशन में वो आप हटा देते हो, इम्पीड करते हो बिटवीन फर्म्स, एंड इट एक्सप्लॉइट्स कंज्यूमर्स एंड मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अदर प्लेयर्स टू कम्पीट विद द डोमिनेंट अंडरटेकिंग ऑन मेरिट। बेसिकली अगर एक के पास पावर है तो वो इतना पावर यूज़ ना कर ले कि दूसरा तो उसका धंधा पानी चौपट हो जाए, ठीक है, बहुत ईजी वे में। नाउ ये चीज़ बोला गया है कि अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या इंक्लूड करता है, तो ये फॉलोइंग चीज़ अगर वो करता है, ठीक है, दूसरों को डिनाई करता है मार्केट एक्सेस को, या फिर दूसरे लोगों को एंट्री से बैरियर्स क्रिएट कर देता है, या फिर वो डोमिनेंट पोजीशन को इस तरीके से यूज़ कर लेता है कि उसको बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं इन अनदर मार्केट, ठीक है। वो एक में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है एक मार्केट में, तो वो अब दूसरे मार्केट्स में ऐसे अपनी एक पावरफुल पोजीशन को ऐसे यूज़ करता है कि दूसरे मार्केट्स में भी उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस गेन होते हैं। तो ऐसी कोई भी काम, प्रेडेटरी प्राइसिंग उसने कर दी है, कोई अनफेयर कंडीशंस और प्राइस कर दी है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या कायम में होंगी, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में इंक्लूड होंगी। नोट क्या है कि वन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हैज़ बीन गिवन द पावर कि वो इंक्वायर कर सकती है और डिटरमाइन कर सकती है कि जो डोमिनेंट पोजीशन है एक एंटरप्राइज की और अ ग्रुप, एंड वेदर क्या एक पर्सन की या एंटरप्राइज की या किसी ग्रुप की डोमिनेंट पोजीशन है, ये इंक्वायर कर सकती है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड वेदर दे आर अब्यूजिंग द सेम, और क्या वो उसे अब्यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। इफ एन एंटरप्राइज और ग्रुप एंजॉयज अ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट बट इज नॉट अब्यूजिंग इट, इट कैन नॉट बी सेड कि उन्हें, देखो अगर कोई डोमिनेंट पोजीशन पे है लेकिन उसे अब्यूज़ नहीं करा उस पावर को, तो वहाँ पे वो गलत नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट बी सेड कि उसने अब्यूज़ किया है अपनी डोमिनेंट पोजीशन को, ठीक है। व्हेन एन एंटरप्राइज विल हैव डोमिनेंट पोजीशन, कब माना जाएगा एक एंटरप्राइज के पास डोमिनेंट पोजीशन है, वो सेक्शन 4 में डिटरमाइन करेंगे हम, ठीक है। कमीशन शैल कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, मार्केट शेयर ऑफ द एंटरप्राइज, मार्केट शेयर कितना है उस एंटरप्राइज का, साइज क्या है, एंड रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज, साइज एंड रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज, ये बेसिक है, मार्केट शेयर कितना है और साइज और रिसोर्सेज क्या है उस एंटरप्राइज के पास, साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और उनकी क्या साइज है, इकोनॉमिक पावर ऑफ द एंटरप्राइज इंक्लूडिंग कमर्शियल एडवांटेजेस ओवर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। वर्टिकल integration of the enterprises or sale or service network of such enterprises, dependence of consumers on the enterprise, monopoly or dominant position when acquired as a result of any statute or by virtue of being a government company or public sector undertaking or otherwise. And H point is entry barriers, including such barriers as regulatory barriers, financial risk, high capital cost of entry, market entry barriers, technical entry barriers, and economics of scale, high cost of substitutable goods और सर्विस ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। ऐसे IJKL, ये सारे पॉइंट्स हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑनेस्टली, कि ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।